मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 356 तक लिटरेरी टर्म डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलो 356 से आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे 357 से। और 357 पे क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि कंसीट और बिट जो होती है वो किसके फीचर्स होते हैं, यानी कि किसकी विशेषताएं हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कंसीट और बिट होता है वो किसकी विशेषता है, तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री की विशेषता दिखाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बार को समझ लीजिएगा कंसीट और बिट है क्या। अगर हम डिटेल से बात करें कंसीट और बिट की, तो लिटरेचर में जो कंसीट होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक दैट गवर्न्स, जो गवर्न करता है किसी भी पोएटिक पैसेज को या इंटायर पोएम को, यानी कि पूरी की पूरी पोएम को। साहित्य में अगर हम कंसीट की बात करें तो ये एक जटिल तर्क के साथ में एक विस्तारित रूपक होता है, डेट मीन्स हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, और जो एक काव्य मार्ग यानी कि आप कह सकते हो जो गवर्न करता है पोएटिक पैसेज को या पूरी की पूरी कविता को नियंत्रित करता है। दूसरी चीज हम बात करें, द टर्म इज जनरली एसोसिएटेड, ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, विद द 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट, यानी कि कंसीट और बिट जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है, 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट से। An extension of the contemporary usages. The metaphysical conceit differ होती है from the extended analogy in the sense that it does not have a clear-cut relationship between the things being compared. और the term was coined, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जरा ध्यान बनाए रखिएगा। ये जो टर्म है वो क्वाइन किया गया किसके द्वारा, मेटाफिजिकल पोइट, यानी कि जो ये टर्म है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। हैज इट्स रूट इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। और दिस टाइप ऑफ पोइट्री इज बहुत ज्यादा बिटी होती हैं, इग्नेशियस होती हैं एंड हाईली फिलोसफिकल होती हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की कविताएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बिटी, बुद्धिमानी पूर्वक, सरल और अत्यधिक दार्शनिक होती हैं। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, इमेजिज्म की बात करेंगे कि ये इमेजिज्म क्या है। 358 पर देखिएगा, इमेजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में इसको फ्लोरिश हुआ था। हम इमेजिज्म की बात कर रहे हैं, तो इमेजिज्म कविता जो है, कविता का एक विद्यालय है जो किसके नेतृत्व में बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, तो किसके नेतृत्व में बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, एजरा पाउंड के नेतृत्व में। ठीक है, क्या इमेजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोइट्री, पहली चीज ध्यान बनाए रखना, इमेजिज्म क्या है, ये स्कूल ऑफ पोइट्री है। और ये जो फ्लोरिश हुआ था अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में, एजरा पाउंड की लीडरशिप में। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड, ये इनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 1885 में और मृत्यु 1972 में हुई थी। बाज एन एक्सपायरेट अमेरिकन पोइट, जो कि एक क्या है, एक अमेरिकन पोइट हैं, यानी कि प्रवासी अमेरिकन पोइट कह सकते हो। और क्या थे, एक क्रिटिक थे, यानी कि आलोचक थे। एट मेजर फिगर इन अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट, जो अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट था उसके एक मेजर फिगर के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है पोइट्री के लिए वो बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ इमेजिज्म, अ मूवमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासिकल चाइनीज एंड जापानीज पोइट्री, जो कि ये जो आंदोलन था वो ड्राइव्ड फ्रॉम कहां से हुआ था, क्लासिकल चाइनीज से और जापानीज पोइट्री से। स्ट्रेसिंग क्लैरिटी, प्रिसिशन एंड द इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। और हिज बेस्ट नोन वर्क इंक्लूड होते हैं रिपेस्टेट, जो कि 1912 में आया। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ह्यूग सैल्बिन मॉबरली 1920 में, जो कि क्या है, शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट 159 पे देख लीजिएगा एक बार,
एन अराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, किसकी बात की गई है भैया? अराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्ष की बात की गई, इस कार्ड कहलाता है। तो सीधी सी बात है, अराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर कहीं पर भी आ जाए तो वो क्या होता है? ब्लैंक वर्ष होता है। क्या होता है? ब्लैंक वर्ष होता है, जो कि अराइम्ड पेंटामीटर होती है। इसमें राइमिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है ब्लैंक वर्स में, लेकिन मीटर का यूज होता है। तो ब्लैंक वर्स इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री रिटेन, जो लिखी जाती है किससे? विद रेगुलर मीटर के साथ में, बट अराइम्ड लाइन्स, लेकिन इनकी जो लाइनें होती हैं वो अराइम्ड होती हैं, इसमें किसी तरीके का कोई राइम यूज नहीं किया जाता। ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आइम्बिक पेंटामीटर, और इसमें जो मीटर यूज होता है वो लगभग हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट यूज अ ब्लैंक वर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स का यूज किया गया था। वो किसके द्वारा? हेनरी हॉवर्ड अल ऑफसर इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एनेड। ठीक है, जो एनेड था उसमें इनका सबसे पहली बार यूज किया गया। अगला देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें 360 पे एक कथारसिस वर्ड दिया है। द वर्ड कथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ, जो कथारसिस है वो कहां से लिया गया, यानी कि कथारसिस शब्द किस क्षेत्र से लिया गया है? तो मेडिसिन। कौन से क्षेत्र से? मेडिसिन, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, एक बार कथारसिस के बारे में यहां पर पढ़ लीजिएगा कि कथारसिस क्या है। तो कथारसिस इज आ प्यूरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशन। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? प्यूरिफिकेशन, या आप कह सकते हो परगेशन, यानी कि शुद्धिकरण ऑफ इमोशंस, स्पेशली पिटी एंड फियर, थ्रू आर्ट एंड एनी एक्सट्रीम चेंज in emotion that results the renewal and restoration. The word catharsis is taken from the field of medicine. ठीक है, अगला हम बात करें डिक्शन मीन्स क्या होता है। पूछा गया है आपसे 361 पे कि डिक्शन का मतलब क्या होता है। डिक्शन मीन्स बताना है। तो देखो, डिक्शन का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डिक्शन कहते हैं। सही तरीके से वाक्यों को लिखना, सही तरीके से वाक्यों का वर्ड ऑर्डर जो है प्रयोग करना, वो क्या कहलाता है? हमारा डिक्शन कहलाता है। ओके, तो सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर हमारा क्या कहलाएगा? डिक्शन कहलाएगा। डिक्शन मींस सिंटैक्स एंड वर्ड स्पीच आर द एंसेंट इन्फ्लेक्शन, इनोटेशन एंड स्पीच साउंड क्वालिटी मैनिफेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर, यूजली जज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ escapability or style of speaking or writing as depend upon choice of words। मतलब ये हुआ, जो कथारसिस है वो भावनाओं की शुद्धि तो होती है इसमें, और शुद्धिकरण भी है। ठीक है, विशेष रूप से कला के माध्यम से दया और भावना की कोई भी परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप कोई नवीनीकरण हो या कुछ नया होता है, वही हमारा कथारसिस होता है। और कथारसिस, नॉट कथारसिस, हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी डिक्शन की बात कर रहे हैं, माफ करना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो डिक्शन होता है वो क्या होता है? डिक्शन का अर्थ वाक्य की रचना या शब्द भाषण या उच्चारण है, बस ये ध्यान बनाए रखना। ठीक है, चलो डिक्शन के बाद में अगर हम बात करते हैं 362 पे कि ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिडल इन डॉबर बीच। ठीक है, तो इसमें क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्या है? कोकोफानी है। क्या है? कोकोफेनी। ठीक है, ध्यान रखना, कैकोफोनी को कहा जाता है। डॉबर में ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ द ब्राइट बीच, ये किसका एग्जाम्पल है? कोकोफोनी का। तो ध्यान बनाए रखना, ले लाइक फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट ग्रिडल फोल्ड लाइन इन मैथ्यू अर्नॉल्ड। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एक डॉबर बीच नाम की कविता लिखी थी, ये उसका एग्जाम्पल है। और ये लाइन जो एग्जाम्पल है वो कोकोफोनी का एग्जाम्पल है। अब ये कोकोफोनी क्या होता है? मिसमैच ऑफ अनपीजेंट साउंड को कहते हैं। ठीक है,
जो हमारे ऐसी साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, वो हमारी कोकोफोनी कहलाता है, ठीक है। या लाउड साउंड भी कह सकते हो, बहुत तेज आवाज, कर्कश आवाज। नेक्स्ट 363 पे देखिएगा क्या है, द टर्म लॉस्ट जनरेशन। किसकी बात करेंगे, देखो एक एक टर्म हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक टर्म आपने यूज कर लिया कि लॉस्ट जनरेशन। ये जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है इज यूज टू रेफर टू, किसको रेफर करता है, तो अमेरिकन राइटर इन द सिविल वार पीरियड। जो सिविल वार पीरियड था यानी कि गृह युद्ध का जो समय था अमेरिकन राइटर्स के लिए, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, लॉस्ट जनरेशन कहलाता है, ठीक है। तो लॉस्ट जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस्ट जनरेशन शब्द का प्रयोग संदर्भित करने के लिए किया जाता है किस चीज को, जो गृह युद्ध का काल था वो अमेरिकी लेखकों के लिए यूज किया जाता है। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो यहां पर वही चीज दी गई है, द टर्म, कौन सा टर्म, लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रेफर टू अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वार पीरियड क्वाइंड बाई। लेकिन जो लॉस्ट जनरेशन, यह शब्द ध्यान बनाए रखना, जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है, शब्द है, फ्रेज है, ये क्वाइन किया गया गर्ट्रूड स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा, गर्ट्रूड स्टर्न के द्वारा इसको क्वाइन किया गया, ठीक है। अब 364 पे देख लो, फैबलॉय। किसकी बात कर रहे हैं, फैबलॉय की बात कर रहे हैं। इज अ शॉर्ट नरेटिव पोइम, ये क्या है, एक शॉर्ट नरेटिव पोइम है। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इसका ओरिजिन फ्रेंच से हुआ है। फैबलॉय इज अ शॉर्ट नरेटिव पोइम। फैबलॉय क्या होती है, एक शॉर्ट नरेटिव पोइम होती है जिसका ओरिजिन फ्रेंच से माना जाता है, यानी कि फ्रेंच ओरिजिन मानी जाती है। और अगर हम फैबलॉय का प्लूरल बात करें तो इसका प्लूरल होता है फैबुलेट्स, ठीक है। तो इतना ध्यान बनाए रखना, ठीक है। फैबलॉय का बहुवचन क्या है, फैबुलेट्स है, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो आएगा वो 365 नंबर पे। और 365 पे कौन सा है, 365 की बात करें तो यहां पर बात कर ली है कि जो जॉनर है, दी जॉनर ऑफ कैंपस नॉवेल। अब आप कैंपस नॉवेल को ध्यान बनाए रखना, इज इनॉग्रेटेड बाई, ये किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था, तो कैंपस नॉवेल किंग्सले एमिस के द्वारा। किसके द्वारा, किंग्सले एमिस के द्वारा। दी जॉनर ऑफ कैंपस नॉवेल इज इनॉग्रेटेड बाई किंग्सले एमिस। कैंपस नॉवेल इज अ नॉवेल, इस तरीके के उपन्यास होते हैं हुज मेन एक्शन, जिसका जो मेन एक्शन होता है, ठीक है, इज सेट किया जाता है इन अराउंड द कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी। कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनकी जो कहानियां होती हैं इर्द गिर्द चलती हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस के इर्द गिर्द चलती हैं। तो यूनिवर्सिटी कैंपस पर आधारित जो भी वहां की लाइफ के आधार पर जो भी नॉवेल लिखे जाते हैं वो सभी नॉवेल हमारे कैंपस नॉवेल कहलाते हैं। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, यानी कि किंग्सले एमिस के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, किंग्सले एमिस एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। एक कैंपस नॉवेल के अकॉर्डिंग इस शैली का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, बस सिंपल सी बात है। इसके बाद 366 नंबर पे एक बार देख लो, द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। फिर रिपीट कर रहा हूं, द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। ये जो थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है ये किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ी हुई है, तो ये जो जुड़ी हुई है वो किससे, स्टैनली फिश से, ठीक है। स्टैनली फिश, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। कौन सा, डी ऑप्शन। देखिएगा, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी, एक प्रकार का स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी है, दैट फोकस, जो फोकस करती है ऑन द रीडर एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटरेरी वर्क। इट बिगिन इन, और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1960 से 70 के बीच की मानी जाती है, पार्टिकुलरली इन दी यूएस एंड जर्मनी, विशेष रूप से कहा, यूएस और जर्मनी में। इन वर्क बाय नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, ओके, वॉल्फगैंग एसर, हैंस रॉबर्ट जोसेस और रोनाल्ड बार्स एंड डेविड ब्लेच। ये इतने लोगों के द्वारा इसका जो है ये कैंप, सॉरी माफ करना, हमने यहां पे किसकी बताई थी, रीडर रिस्पॉन्स
थ्योरी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन सी चीजें थी, तो उन राइटर्स के नाम विशेष तौर से ध्यान बनाए रखना। एक तो नॉर्मन हॉलैंड है, स्टैनली फिश हैं, वोल्फगैंग इशर हैं, हंस रॉबर्ट जॉस हैं, रोनाल्ड बार्थोस हैं, डेविड ब्लेच, ठीक है, द्वारा काम इस वर्क की शुरुआत की गई थी इन लोगों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज, एक एक्सप्रेशन आया है विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड। विक्टोरियन कंप्रोमाइज सबसे पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो विक्टोरियन कंप्रोमाइज की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, जी के चेस्टरटन। कौन थे, जी के चेस्टरटन, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, जी के चेस्टरटन। विक्टोरियन कंप्रोमाइज को एक बार यहां पर देख लो कि आखिर क्या है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय जी के चेस्टरटन इन 1913 में। कब, 1913 में। इसके बाद 368 पे प्री रैफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद। प्री रैफेलाइट पोइट्री ये मेनली मेन रूप से किससे कंसर्न्ड है, किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, नरेटिव एंड स्टाइल से। किससे, प्री रैफेलाइट पोइट्री। और प्री रैफेलाइट पोइट्री के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, इसके फाउंडर वगैरह कौन थे, तो चलो हम लोग सारी चीजें यहां पर देखेंगे। प्री रैफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद नरेटिव एंड स्टाइल। किससे, नरेटिव और स्टाइल से संबंधित है। ये क्या था, प्री रैफेलाइट का एक ग्रुप था ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, जहां जिनमें इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे वो इंग्लिश पेंटर्स, पोइट, क्रिटिक्स, और इस ग्रुप का जो फाउंडेड किया गया था वो 1848 में। ये विशेष ध्यान रखना कि प्री रैफेलाइट पोइट्री का जो ग्रुप था वो कब आया, 1848 में, ठीक है। और किसके द्वारा फाउंडेड किया गया, विलियम हॉलमैन हंट के द्वारा, जॉन एवरेट मेलिस के द्वारा और दांते गैब्रियल रोसेट्टी के द्वारा। इसमें डीजी रोसेट्टी का नाम ज्यादा आता है। 369 पे एक बार देख लो। 369 की बात करें तो ऑटोबायोग्राफी मींस, यहां पर ये तो टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो बी ऑप्शन को आप पढ़िएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ये क्या कहलाता है, हमारा ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, आत्मकथा कहलाती है, ठीक है। मतलब ये हुआ, सीधी सीधी बात ये है कि स्वयं के द्वारा लिखित कोई व्यक्ति के जीवन का इतिहास जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और 370 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स। इनमें से कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे टॉकिंग टू वन सेल्फ। टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना, टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वयं से बात करना। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है, तो बताओ भाई किस शब्द का अर्थ है, तो सीधी बात है, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सॉलिलोकी, ठीक है। सॉलिलोकी एकल कथा, इसी में क्या होता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातचीत करना, और ये भी टीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिलोकी इज अ ट्रेंस, यानी कि उत्तर या किसी की स्पीच होती है बाय अ पर्सन टॉकिंग टू हिमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, 370 से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।